गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं सीआरपीसी के। और द 10 क्वेश्चन शो में आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। 110 क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहता है कि व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। ठीक है, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन का पहले आंसर कर देते हैं, इससे फिर जो एडिशनल फैक्ट्स होंगे, जो कनेक्टेड फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको साथ के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए सब बहुत ही सिंपल है। कहता है कि पुलिस कब बिना किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ऑप्शन पहले दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। ऑफ कोर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यही होता है। इसके अलावा इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफ कोर्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में भी यही कहानी होती है। और डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो ये सब हम लोग जानते हैं कहाँ पर, सेक्शन 41 के जरिए जानते हैं। सेक्शन 41 में ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। इसमें से एक और चीज़ मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ, अगर आप याद कर रखे होंगे, नहीं याद किया होगा तो भी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। और कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिया गया? तो ऑफ कोर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है सेक्शन 2 के अंदर। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोल देते हैं सिर्फ सेक्शन 2। सर सेक्शन 2 का मतलब क्या होगा? सर सेक्शन 2 में आपको स्पेसिफिक बोलना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेज कहाँ दिया गया है, तो 2C में दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिया गया है? 2C में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करें, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के मामले में अगर मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बताऊं तो सेक्शन है 41, सब सेक्शन 1 और क्लॉज नंबर है C। अब यहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अब डिजर्टर की बात करते हैं, तो डिजर्टर के केस में क्या हो जाएगा? सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पर F। ये क्या हो गया? डिजर्टर का। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक याद भी हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और एक छोटी सी बात जो कि हम लोग अक्सर मैं कहता रहता हूँ, यहाँ पर पर्सन एक टर्म है। अब इसके ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा एडिशनल फैक्ट्स कनेक्टेड जो लॉज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन, पर्सन जो टर्म है वो आपको मैं बता दूं तो इनकम टैक्स में भी डिफाइंड है, अपना आईपीसी में भी डिफाइंड है। तो फिलहाल हम लोग क्रिमिनल लॉ में है, तो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आईपीसी में कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 11 में ये आईपीसी में डिफाइंड है। अगर हम बात करें पब्लिक की तो कहाँ डिफाइंड है? पब्लिक सेक्शन 12 में डिफाइंड है। अगर मैं आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पर सेक्शन 231 में पर्सन डिफाइंड है, बहुत डिटेल में डिफाइंड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ये है वारंट। वारंट शब्द आता है बार बार। वारंट क्या होता है? बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि वारंट क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल बात समझिए, वारंट एक टेक्निकल लीगल टर्म है। वारंट क्या है? वारंट एक लीगल टेक्निकल टर्म है। वारंट का मतलब होता है कोई भी काम करना बट किसी की परमिशन से, अनुमति से करना। मतलब मैंने किसी को अनुमति दी है, मैंने किसी को परमिशन दिया है कोई काम करने के लिए, तब वो काम कर रहा है, तब हम उसको कहते हैं वारंट। तो अगर जैसे हमने कहा वारंट ऑफ अरेस्ट, तो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है? एक लेटर होता है, उस पर सिग्नेचर होता है मजिस्ट्रेट का, बस। और लेकिन ये किसको, डायरेक्शन किसको होता है? मतलब मैंने पुलिस वाले को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि तुम जाओ, जिसका नाम वारंट पर है लिखा हुआ उसको पकड़ करके मेरे सामने लाओ। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो राजा आदमी हूँ। जज क्या है? जज एक राजा आदमी है। तो वारंट क्या है? वारंट में कुछ नहीं है, एक अनुमति दे दी गई है, परमिशन दे दिया गया है, डायरेक्शन दे दिया है कि तुम जाओ और ये काम करके आओ। दिस इज, अब यहां पर हमने क्या कर दिया? वारंट ऑफ अरेस्ट। अब इसी पर आपको लगा दिया डेथ वारंट। तो डेथ वारंट का मतलब क्या है? मैंने अनुमति दी है, मैंने ऑर्डर किया है, मैंने डायरेक्शन दिया है, मैंने निर्देश दिया है, उसको मार दो। मारने का तरीका भी बता दिया है कैसे मारना है। हैंग टिल डेथ, तो हैंग करके मार रहे हैं, गर्दन में रस्सी लटका करके उसको फांसी पे चढ़ा करके मार दो। तो वो मैंने क्या कर दिया? डेथ वारंट। उसी तरीके से अब ये वारंट के कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वारंट क्या हो सकता है। ये तो टाइप्स एक तरीके से निकला, तो वारंट का कंटेंट जैसे अगर मान लीजिए बिलेबल और नॉन बिलेबल, तो नॉन बिलेबल ऑफेंस में भी वारंट आता है। तो ऑब्वियसली नॉन बिलेबल ऑफेंस में वारंट आएगा। तो उसको आप देख करके यदि कंटेंट से आइडिया लगा सकते हैं कि ये नॉन बिलेबल ऑफेंस का वारंट है।
ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट बताऊं तो कुछ सेक्शंस में आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ जो कि वारंट से रिलेटेड है। जैसे सेक्शन नंबर 72 हो गया, 74 हो गया, 76 हो गया, 78 हो गया, फिर से अच्छा यहाँ पर छूट गया, 75 हो गया, 78 हो गया, इसके अलावा 80 हो गया। ये सारे सेक्शंस में क्या है, वारंट को ही डील करते हैं। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वारंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा सीआरपीसी के अंदर। ठीक है। आगे किसी और टॉपिक पर, जब अगर आगे किसी और क्वेश्चन में, फिर इन सब सेक्शंस को मैं डील कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 111 अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन द पर्सन, अगेन याद रखिए, फिर मैं वही रिपीट करता रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। पर्सन अंडर सेक्शन 11 आईपीसी, अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन कितने घंटे, सबको पता है कि 24 घंटे से ज्यादा के लिए डिटेन्ड नहीं किया जा सकता है। देखिए अब यही पर, यहाँ पर आपको दो टर्म में कंफ्यूजन होता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पर आपको दो टर्मों में कंफ्यूजन होगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट क्या है, अरेस्ट भाई साहब एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। डिटेन क्या है, पकड़ करके हाजत में बंद कर दिया, वो भैया डिटेंशन है। हाथ पकड़ लिया किसी आदमी का, वो भैया डिटेन करके रखा हुआ, हाथ में रस्सी बांध दी, हाथ में हथकड़ी लगा दिया, वो डिटेंशन है। अरेस्ट इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस, इट्स ए प्रोसीजर, आप इसको समझिए प्रोसीजर है। कैसे, क्योंकि अरेस्ट किसी आदमी को विथ वारंट किया जा सकता है, विदाउट वारंट भी किया जा सकता है। अरेस्ट करने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। अरेस्ट करते वक्त क्या करना होता है, वो सारे जो प्रोसेस हैं, जैसे मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कोई सामान, वो सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। महिला है तो आपको शाम के बाद, यानी सूर्य ढलने के बाद और सूर्य निकलने के बीच में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर। सो व्हाट इज द डिफरेंस, आपको समझ में आ रहा होगा कि अरेस्ट एक प्रोसेस है, डिटेंशन इज नथिंग, इट्स नॉट ए प्रोसेस। डिटेंशन तो क्या है, पकड़ के हाजत में बंद कर दो। हाजत किसको कहते हैं, व्हाट इज हाजत, हाजत क्या होता है, जो पुलिस थाने के अंदर जो एक छोटा सा केबिन होता है, 8x8 का, 10x10 का एक कमरा होता है, जिसमें आप देखते हैं मूवीज वगैरह में लोहे की ग्रिल लगी होती है, वो क्या है, वही हाजत है, उसी को हाजत कहते हैं। ठीक है। सो यहां पर कह रहा है कि अरेस्टेड पर्सन, यानी पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड, तो उसको कितने समय तक नहीं, बंद बंद करके नहीं रखा जा सकता, उससे ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, और रख सकते तो कितने समय तक, 24 घंटे तक ही रख सकते हैं। ओके। चलिए, अब ये जो प्रोविजन है 24 घंटे वाला, ये सीआरपीसी में भी मिलता है, सीआरपीसी के सेक्शन 57 में मिलेगा, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में भी ये प्रोविजन है। तो ये वाला जो प्रोविजन है आपको याद रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सीआरपीसी दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है हर जगह। सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, तो बस कुछ नहीं पूछ रहा है, सेक्शंस पूछ रहा है, तो आपको पता है सेक्शन 40, सेक्शन कौन सा है 41, कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। सेक्शन वन, सॉरी, क्वेश्चन 113, in which of the following cases have the rights of arrested person been enumerated by the supreme court, क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिस्कस किया। बहुत ही फेमस केस है, आपको सबको पता है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब डीके बासु के केस के बारे में भी शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। डीके बासु का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके दिया था, पटिशनर इसमें डीके बासु थे। उन्होंने किया क्या था, एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिखकर, जो चिट्ठी लिख करके सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी, उसी लेटर को क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटिशन में कन्वर्ट कर लिया था। रिस्पोंडेंट कौन है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डेट ऑफ जजमेंट है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 1996। जजेस जो थे, जस्टिस कुलदीप, ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह और ऑनरेबल जस्टिस ए एस आनंद। इसके अलावा देखिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के डिस्कशन हुए थे और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के, उसके बारे में यहाँ पर बता दें। तो सीआरपीसी का सेक्शन 41, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 167, 174 एंड 176, इन सारे सीआरपीसी के सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन हुआ था, इसके ऊपर विचार हुआ था। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, 21, 22, 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया। इसके अलावा आईपीसी के प्रोविजंस की बात करें तो 147, 149, 201, 218, 220, 302, 304, 330, 331, 34 एंड 342 ऑफ दी आईपीसी। तो यानी आपको ध्यान देना चाहिए, अगर कभी कभार पूछता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि डीके बासु का जो केस था उसमें किन किन प्रोविजंस की डिस्कशन हुई, किस टाइप के प्रोविजंस थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, आईपीसी से रिलेटेड थे और सीआरपीसी से रिलेटेड प्रोविजंस थे जिस पर डिस्कशन हुई थी, जिसके ऊपर ये जजमेंट बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ इतना बोल देने से कि हाँ चलो डीके बासु के केस में अरेस्टेड पर्सन का राइट्स है, काम नहीं चलता है, ये सब एडिशनल फैक्ट्स आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 114, 114, अंडर सेक्शन, क्या सेक्शन है भाई देख लेंगे, सीआरपीसी, इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट्स अबाउट द राइट्स ऑफ बेल इफ द ऑफेंस इज नॉट बेलेबल। इफ द ऑफेंस इज नॉट बेलेबल, ध्यान से पढ़ना, इफ द ऑफेंस इज नॉट बेलेबल, अगर ऑफेंस बेलेबल नहीं है, मतलब नॉन बेलेबल है, तो इसका मतलब नॉन बेलेबल नहीं है, तो नॉन बेलेबल नहीं है मतलब बेलेबल है। तो अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है और उस बेलेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट कर लिया है, अरेस्ट विदाउट वारंट कर लिया है, तो जिस पर्सन को किया है अरेस्ट, उस पर्सन को बताना ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि भैया तुमको बेलेबल ऑफेंस में हमने अरेस्ट किया है, तुम अपना श्योरिटी वगैरह का जुगाड़ कर लो। तो ये कौन से सेक्शंस के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, यानी पुलिस बताएगी उस अक्यूज्ड को कि तुमको बेल मिल जाएगा, ये बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो सेक्शन 41A, दूसरा है 50, एन सी है 50A, चौथा है 54। तो इसमें जो सही ऑप्शन होता है वो है आपका सेक्शन नंबर 50। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, अरेस्ट तो यहाँ विदाउट वारंट ही है, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन, ही का मतलब कौन है, पुलिस वाला, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf। तो इसका मतलब क्या है, बेलेबल ऑफेंस में अगर बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको बताना जरूरी है, एंड दैट इज द प्रोविजन गिवन इन 50 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ रहा है, कहीं सेक्शन पूछ रहा है, कहीं कब पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के जिसने पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसका प्रोक्लेमेशन एज एन ऑफेंडर बाय स्टेट गवर्नमेंट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको अगर किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अभी जस्ट आप लोगों को शेयर किया सेक्शन 41 के अंदर कि भैया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा तो उसको पुलिस है जो कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, या पुलिस की उपस्थिति में किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कर दिया है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट किया जा सकता है। सो नाउ अगर हम लोग यहाँ पर इसको स्पेसिफिक बनाने की बात करें तो स्पेसिफिक कहाँ आएगा, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें प्रोक्लामेशन वाली तो सेक्शन है 41 सब सेक्शन 1 और ये हो गया सी, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ नहीं करना है, सेक्शन है 41 सब सेक्शन 1 और ए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ए ऑफ कोर्स। चलिए नाउ तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, दोनों में, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, ठीक है, whether such person has been admitted to bail or otherwise the officer in charge of the police station shall report, मतलब जिस किसी पर्सन को अगर पुलिस ने बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है, ओके, उस पर्सन को बेल मिला है या बेल नहीं मिला है, इसके बारे में जो एसएचओ है वो रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, तो याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और इफ सो डायरेक्ट, अगर डायरेक्शन मिला है तो किसको, सब डिविजनल यानी एसडीएम को भी रिपोर्ट कर सकता है। अब ये वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 58 सीआरपीसी से कनेक्टेड है, यानी जिस, याद रखिएगा कि जितने भी इसलिए बहुत बड़ी बात हो जाती है,
आप देखिए बहुत बार आप सुनने को मिलेगा कि पुलिस क्या करती है, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है, उठा लेती है। अरेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको कह सकते हैं अनलॉफुल अरेस्ट करती है। अगर अरेस्ट कर भी लिया है प्रॉपर तरीके से, तो फिर उसको रिपोर्ट आगे डीएम को सौंपना पड़ता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पता होना चाहिए हम लोगों को। ओके, तो सेक्शन नंबर 58, किसी भी अगर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, तो जिस बंदे को अरेस्ट किया है उसको बेल मिला है या बेल नहीं मिला है, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होती है। और अगर डायरेक्शन है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ना दे करके किसको देंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 117, which provision states that a private person may arrest without a warrant? Again, private person may arrest without a warrant. So प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करता है, सबको पता है यार, 41 है, फिर 42 है, फिर 43 और 44 है। तो याद कीजिए सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। तो ये 41 बेसिकली, तो ये क्या है, पुलिस वाला कब अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 42 नाम पता नहीं बताने पर फिर पुलिस वाला अरेस्ट करता है, नेम एंड एड्रेस वाली चीज पर। सेक्शन 43 यहाँ पर प्राइवेट पर्सन है, सब प्राइवेट, देखिए पी प्राइवेट पर्सन, ट्रिपल पी। सेक्शन 44 मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ओके, तो पी और एम, तो 41 42 43 44, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, 43 कहीं दिख रहा होगा, 43 का 1। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आंसर में 43 लगा दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A is a magistrate. In his presence, one murder took place during his morning walk. Whether he can arrest the culprit himself? Yes, of course. ध्यान दे देखिएगा, एक बड़ा मजेदार मामला है ये। A is a magistrate. In his presence, one murder took place during his morning walk. Whether he can arrest the culprit himself? मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे 2-3 बार तब। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आंसर तो सीधा है, सबको पता है कि भाई एक कॉमन नागरिक होने के नाते अगर कॉमन मैन भी है, तो अगर इस तरह का अपराध है, यहाँ पर बोल रहा है मर्डर, अगर मर्डर होगा तो इसकी सूचना आपको देनी पड़ती है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को देनी है, अगर आम आदमी है तो भी। ये तो भाई साहब खुद पावरफुल आदमी है, मजिस्ट्रेट हैं, तो मजिस्ट्रेट को क्या करना है, इनको अथॉरिटी है, ये कर सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर तो हो जाएगा यस। लेकिन अब इसके लिए जो प्रोविजन है यहाँ पर देखिए, मैं पहले बताता हूं, इसका प्रोविजन आंख बंद करके आप लोग हम लोग ढूंढेंगे तो सेक्शन है 44। लेकिन फिर से मैं यहाँ लेकिन कर रहा हूं, क्योंकि सेक्शन 44 कहता है कि ये मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए। देखो मैं मजिस्ट्रेट हूं, तो मजिस्ट्रेट होने का मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में हूं, मतलब समझ रही नौकरी है भाई। मजिस्ट्रेट क्या है, नौकर है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, भले इतना लंबा चौड़ा करके दिखा दिया जाता है, यूपीएससी मोटिवेशन, यूपीपीएससी मोटिवेशन, एमपीएससी मोटिवेशन, झारखंड का मोटिवेशन, ये मोटिवेशन, वो मोटिवेशन, सारे मोटिवेशन दिखा दिए, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आप एक छोटे से जिले के मालिक हैं। आप उस छोटे से जिले के नीचे चले जाइए तो ब्लॉक के मालिक हैं बस, और आपको लगता है कि मालिक हैं, बट वास्तव में आप नौकर हैं, सर्वेंट हैं, उस जिले में आप सेवा करने गए हैं। अब आप भले चौड़े हो जाएं, एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है, उसके ऊपर आज के डेट में तो भैया सब जगह के, पहले तो एम्बेसडर कार मिलती थी, अब वो टाटा सुमो मिलती है, या जो भी सुमो या जो भी स्कॉर्पियो मिलती है, वो गाड़ी सरकारी गाड़ी के आप ऊपर कहें कि बहुत बड़े हो गए। बट वास्तव में कड़वी सच्चाई यही है कि हम लोग क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। नाउ मुद्दे की बात करते हैं। सेक्शन 44 का सबसेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 44 का सबसेक्शन 1 को ध्यान से पढ़िए तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलेगा। एनी ऑफेंस, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहता है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो, लेकिन यहां पर कॉमा के बाद तुरंत कहता है विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की आंखों के सामने घटता है, तब वो खुद अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को कि उसको तुम अरेस्ट करो, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सो एंड सो।
समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन में यहाँ पर ज्यूरिस्डिक्शन का मामला गायब है, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ए इज ए मजिस्ट्रेट, इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, बट यहाँ पर जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। मजिस्ट्रेट कब कर सकता है अरेस्ट अंडर सेक्शन 44? जब वो अपने जुरिस्डिक्शन में, तो याद रखिएगा जो जुरिस्डिक्शन में है तभी आप मजिस्ट्रेट हैं। भैया आप किसी पर्टिकुलर एरिया के आप डीएम हैं, तो क्या दूसरे एरिया में आप डीएम थोड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप एक पर्टिकुलर एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़े आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, नहीं। आपको जहां पर मिला है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन होता है वहीं के आप हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीपीसी, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, सीपीसी लिखा है, सीपीसी नॉट सीआरपीसी, प्रोहिबिट्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ विमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर मनी। ठीक है, सीआरपीसी में सीपीसी का क्वेश्चन मिल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सीपीसी का है और उसमें प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है अरेस्ट और डिटेंशन विमेन को नहीं करना है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सो डिक्री के एग्जीक्यूशन में, डिक्री किस चीज से रिलेटेड है? मनी है, मनी की डिक्री है, मनी डिक्री। सो मनी सूट फाइल हुआ था, मनी सूट में मनी डिक्री मिली, मनी डिक्री जो मिली उसमें कोई महिला है, महिला डिफेंडेंट है, महिला डिफेंडेंट नहीं बोलना चाहिए, जजमेंट डेटर है, और उसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई है, तो क्या उस महिला को डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। किस सेक्शन के अंदर? तो यहाँ पर है आंसर 56 के अंदर। यहाँ देखिए ये जो 56 लिखा हुआ है ये किसका है? सेक्शन 56 सीपीसी, सेक्शन 56 सीपीसी है, ठीक है, याद रखना है। ओके, चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट? फिर से वही कहानी आ गई। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट? तो कौन सा सेक्शन है? आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, सेक्शन 41, ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर। नहीं अभी है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। The duty of the person for health and safety of the accused person shall be of the person having custody of an accused person according to the Code of Criminal Procedure 1973 under. So 121, the duty of the person for health and safety, health and safety. So duty of the person health for health and safety. तो देखिए किसी पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ओके, अरेस्ट करने के बाद उसका जो हेल्थ और सेफ्टी है अक्यूज्ड पर्सन का, वो इस सेक्शन के अंदर ड्यूटी है उस पर्सन की जो उसको अरेस्ट करके लाया है। तो नाउ व्हाट इज द ड्यूटी एंड वेयर इज द प्रोविजन? तो ये सब मिलता है, आपको मिलेगा सेक्शन 55A के अंदर, सेक्शन 55A सीआरपीसी में, health and safety of arrested person. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. So section लग गया यहाँ पर 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी, याद रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग ये पूरे 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई थिंक एक ज़्यादा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं फिर से रिपीट करा दूं आप लोगों को कि आप पूरी वीडियो यहाँ तक देख के आ चुके हैं, तो याद रखिएगा कि इसका अगर डिटेल्ड वर्जन चाहिए, आप 55A पर पूरा डिटेल्ड किस्सा चाहिए, आपको पूरी कहानी चाहिए, पूरा जानना है, तो फिर आपको जाके ऐप में लॉगिन करना चाहिए, वहां पर जाकर के आपको पूरा का पूरा इसका पार्ट कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। सो अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।